भाई इनकी पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध और पाकिस्तान विरोध पे टिकी हुई है। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे नरेंद्र मोदी गुजरात में, तो पोस्टर लगता था उस पे मुशर्रफ का फोटो बना रहता था। पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित। भाई हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग मारे गए होंगे इन घटनाओं में, अगर बम्बई और पहलगाम और ये पुलवामा वगैरह सब मिला लिया जाए। जब बम्बई में हमला हुआ था तो उस समय तक पाकिस्तान में 7000 के ऊपर लोग मारे जा चुके थे आतंकवादी घटनाओं से। इसके सिवाय और आपके पास चारा क्या है, आप ये बताइए। अगर आपको आतंकवाद की घटनाओं को रोकना है तो आपको पाकिस्तान के साथ मिलके ही करना पड़ेगा। लेकिन बात 7 अक्टूबर को नहीं शुरू होती है, बात तो शुरू होती है 1947 से पहले से ना, जब जबरदस्ती यहूदी लोगों को लाके बसाया गया फिलिस्तीन के इलाके में। पाकिस्तान में जो जनता का रिस्पांस मिला था वो जबरदस्त था, भारत से कहीं ज्यादा था। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई मैत्री संबंध बनना चाहिए। ट्रम्प साहब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रुकवाया, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं है, ये मामला तो द्विपक्षीय है। तो हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि मामला द्विपक्षीय है तो आप दुनिया भर में अपने प्रतिनिधि मंडल क्यों भेज रहे हैं? लेकिन हम लोगों को मालूम है कि ये सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी। भाई इनकी पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध और पाकिस्तान विरोध पे टिकी हुई है। बलिया से निकलकर बीएचयू के रास्ते कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तक पहुंचकर बड़ी ख्याति प्राप्त करने वाले और साथ ही समाज के शोषित, वंचित और दलित समुदाय के लोगों की आवाज बनने वाले संदीप पांडे हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि एक सोशलिस्ट पार्टी इंडिया नाम की एक पार्टी भी ये चलाते हैं और तमाम मुद्दे पर बात होगी कि कैसा इनका पूरा जीवन रहा है और साथ ही इस पार्टी को लेकर क्या कुछ आगे प्लान कर रहे हैं। संदीप जी स्वागत है आप। जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक पार्टी चला रहे हैं आप, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी देखिए, सोशलिस्ट पार्टी को हम लोगों ने जिंदा किया है, बहुत पुरानी पार्टी है भारत की। ये 1934 में बनी थी। कांग्रेस के अंदर जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलके ये पार्टी का गठन किया था और इत्तेफाक से इसकी मीटिंग यहीं पटना में हुई थी, अंजुमन ए इस्लामिया हॉल में, और उसके बाद बम्बई में सम्मेलन हुआ था। तो पार्टी कांग्रेस के अंदर इस हिसाब से बनाई गई थी कि कांग्रेस की नीतियां जो हैं वो समाजवादी हों, और जो मुद्दे लिए गए थे शुरू में उसमें आचार्य नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष थे पार्टी के, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों का कर्जा माफ़ी, इस तरह के आम लोगों के सवाल जो है ये पार्टी उठाती थी। डॉक्टर लोहिया तो माना जाता है कि गांधी जी के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में दूसरे सबसे बड़े विचारक हैं, जिन्होंने सप्त क्रांति के में सबसे पहले जब नर नारी समता की बात की नंबर 1 पे 7 क्रांतियों में, उस समय भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। उस समय उन्होंने कहा कि जितने किस्म की गैर बराबरियां हैं उसमें नर नारी समता को स्थापित करना सबसे ज़रूरी है। क्या कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि इस बार आपको चुनाव में उतरना पड़ा? क्या बिहार की स्थिति से आप अवगत हो रहे हैं जिसके कारण आपको ऐसा कुछ करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग तो प्रयास देखिए 2011 से कर रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी को स्थापित करने का, लेकिन बिहार में विशेष करके हम लोगों की रुचि इसलिए है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के जो सिद्धांत हैं उसमें एक ये भी है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के जिन जिन देशों ने प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण किया है, जिसका मतलब कि वहाँ के 99-100% बच्चे पढ़े हैं, वहाँ पे समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। समान शिक्षा प्रणाली का मतलब कि सभी बच्चों के लिए एक जैसे विद्यालय की व्यवस्था जो सरकार चलाती है। निजी विद्यालयों के माध्यम से पूरी दुनिया में कहीं भी 99-100% बच्चों को शिक्षा दी गई हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। वैसे तो 1968 की सिफारिश है कोठारी आयोग की, केंद्र की सरकार ने इसको बनाया था कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, लेकिन इसको किसी भी केंद्र की सरकार ने किया नहीं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक आयोग बनाया था, मुचकुंद दुबे आयोग, जिसकी 2007 की सिफारिश है
कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। तो चूंकि ये ताज़ा मामला है, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि या तो वो जाने के पहले इसको लागू करें या फिर जो भी नई सरकार आए उसको लागू करें। तो अभी जुलाई में हमने 6 से 10 जुलाई कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से समस्तीपुर में पटना तक की एक पदयात्रा भी की थी। 10 तारीख को यहाँ समापन हुआ था, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, मुचकुंद दुबे आयोग की सिफारिश लागू हो, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू हो कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें अनिवार्य रूप से। तो इसको हम लोग बिहार में एक अभियान के रूप में ले रहे हैं और हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि वो इसको प्रमुख मुद्दा बना के चुनाव लड़ेगी। आप पद यात्रा की बात कर रहे हैं तो एक पुराना इंसिडेंट 1995 का याद आ रहा है कि आप पद यात्रा करते हैं भारत पाकिस्तान मैत्री सम्मेलन को लेकर, और उसके बाद अभी जो परिस्थितियां हैं भारत पाकिस्तान के बीच वो तो छुपी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि अभी के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई मैत्री संबंध बनना चाहिए? वो पदयात्रा मैंने की थी 2005 में, दिल्ली से मुल्तान की। भारत में तो हम लोग चले थे दिल्ली से वाघा, लेकिन पाकिस्तान में चलने की अनुमति नहीं मिली थी, हम लोग वाहन से गए थे। लेकिन पाकिस्तान में जो जनता का रिस्पांस मिला था वो ज़बरदस्त था, भारत से कहीं ज़्यादा था। भारत पाकिस्तान में दोस्ती और मैत्री के लिए ये मुद्दा आम लोगों का मुद्दा हमेशा से रहा है। वो चाहते हैं कि दोस्ती हो, शांति हो, लेकिन जो दोनों देशों की राजनीति है वो नहीं होने दे रही है। तो हाल में भी हम लोगों ने ये भूमिका ली है। पहलगाम के हमले के बाद आपने देखा कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध को ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रुकवाया। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, ये मामला तो द्विपक्षीय है। तो हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि मामला द्विपक्षीय है तो आप दुनिया भर में अपने प्रतिनिधिमंडल क्यों भेज रहे हैं? भाई मामला द्विपक्षीय है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि ये सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? भाई इनकी पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध और पाकिस्तान विरोध पे टिकी हुई है ना। ये तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे नरेंद्र मोदी गुजरात में, तो पोस्टर लगता था, उस पर मुशर्रफ का फोटो बना रहता था। अपने भाषण में ये मियाँ मुशर्रफ को चुनौती देते थे। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री का दूसरे देश के राष्ट्रपति से क्या लेना देना है? ये तो सुरक्षा तो केंद्र सरकार का विषय है ना। मतलब आपको ये लगता है कि अमेरिका लगातार दोहरा चरित्र कर रहा है भारत के साथ? नहीं, वो तो कर ही रहा है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि उस बात को मैं पूरा कर लूँ कि चीन हमसे पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है भारत का। चीन ने हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। चीन ने हमारे 20 सैनिक मारे गलवान में लेकिन चीन के साथ तो हमारा संबंध सामान्य है, बल्कि व्यापार बढ़ता जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आयात और निर्यात का जो अंतर है चीन और भारत का, मतलब जितना सामान वहाँ से आता है और जितना हम भेजते हैं, उसका अंतर दुगना हो गया है। यानी वहाँ से अब ज़्यादा सामान आ रहा है। हम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, दवाइयों के लिए पूरी तरह से चीन पे निर्भर हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, आपके सैनिकों को मार रहा है, आप उसके साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। जितने लोगों को वीज़ा दिया गया था सबका वीज़ा रद्द कर दिया। इधर से लोग वापस चले गए, उधर से लोग वापस आ गए। क्रिकेट हम नहीं खेलते हैं। तो ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मामला द्विपक्षीय है, इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, तो ये जो घटनाएं होती हैं पुलवामा जैसी, पहलगाम जैसी, इनको रुकवाने के लिए आप पाकिस्तान से क्यों नहीं बात करते हैं? तो हमारी पार्टी ने भूमिका ली है कि अगर भारत सरकार कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं भेजेगी तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने 22 लोगों की सूची एक भेजी है। ये 22 नाम हैं, इसमें छपे हैं, और शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी गई है कि भाई आप वीज़ा दीजिए और ये पार्टी की तरफ से लोग आएंगे और आपसे बात करेंगे।
कि कैसे ये जो घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं, ये रुकें। ये ठीक है कि ये पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा, लेकिन ये भी बात है सही कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। भाई हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग मारे गए होंगे इन घटनाओं में, अगर बम्बई और पहलगाम और ये पुलवामा वगैरह सब मिला लिया जाए। लेकिन जब बम्बई में हमला हुआ था तो उस समय तक पाकिस्तान में 7000 के ऊपर लोग मारे जा चुके थे आतंकवादी घटनाओं से। तो आतंकवाद से दोनों देश पीड़ित हैं। अच्छा, ऐसा एक सवाल बीच में रोकना चाहेंगे कि चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, क्या आपको लगता है कि यहाँ इन सब के बीच का जो रिश्ता है वो दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है? जी जी, ये बात तो सही है कि राजनीति में तो आप दुश्मनी की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने सीने का नाप बताते हैं, हालांकि वो नाप बता के उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि अगर पाकिस्तान से दोस्ती करनी होगी तो उससे बड़ा सीना चाहिए होगा। लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया कि उतना ही बड़ा। दोस्ती का अभी भी कुछ बचा हुआ है पहले, आपको लगता है कि हो सकती है? उसके सिवाय और आपके पास चारा क्या है, आप ये बताइए। अगर आपको आतंकवाद की घटनाओं को रोकना है तो आपको पाकिस्तान के साथ मिल के ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से होता है। तो आपको वहाँ की सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो उनके यहाँ जो कुछ भी गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करें। अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए मना कर दिया गया, लेकिन आईसीसी जो अभी आगामी आईसीसी लेवल का जो मैच होने वाला है उसका शेड्यूल जारी कर देती है भारत पाकिस्तान के मैच में। यहाँ भी तो दोहरा चरित्र दिख रहा है। हाँ, अब देखिए वो होता है कि नहीं, क्योंकि वो तो अंतिम समय में भी वो उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये समस्या आपको पाकिस्तान के साथ मिल के ही सुलझानी पड़ेगी। भाई आप चीन से वार्ता कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते, जो हमारा बड़ा दुश्मन है ना। और अभी देखिए इस युद्ध में भी, ये युद्ध तो हमको इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि सारा चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हाँ, पूरी मदद हो रही थी। हमारे जहाज गिरे हैं, उसमें चीन का हाथ है। तो आप पाकिस्तान से तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों मिल जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये लड़ाई झगड़े की बात छोड़ के हमको अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए ताकि लोग चैन से रह सकें। देखिए जम्मू कश्मीर पे हम लोगों ने कल ये रिपोर्ट जारी की है दिल्ली में, और कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि भाई सारी राजनीति हमारे नाम पे होती है, आप लड़ाई भी लड़ लेते हैं, युद्ध विराम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं कि पुंछ में, राजौरी में, उड़ी में रहने वाले लोग, वहाँ तो लगभग रोज़ घटनाएं होती हैं शेलिंग की, जिसमें हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। तो लगातार ऐसी परिस्थिति क्यों बना के रखी गई है कि जिसमें हम ये राजनीति करते हैं, जिसका आधार दुश्मनी है। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आप कह रहे थे कि ये दोहरी राजनीति की बात कर रहे थे। जिस दिन नरेंद्र मोदी का मन करता है वो नवाज शरीफ के घर भी चले जाते हैं और उनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। तब तो नहीं पूछते नवाज शरीफ से कि आपके यहाँ से आतंकवादी हमारे यहाँ क्यों आते हैं, उनकी माँ को शॉल भेंट करके आते हैं, ठीक है ना। तो जब आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पाकिस्तान के नेताओं से ठीक रहे तो आप हमारे लोगों को क्यों नहीं जाने देते हैं, है ना। हमारे सैनिक वो होली, दिवाली, ईद पे जो है मिठाई के डब्बे आपस में जो है एक्सचेंज करते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम एक दूसरे के साथ अगर दोस्ती करें तो वो ज़्यादा सहज होगा, क्योंकि एक ही भाषा है, एक ही सब कुछ है, एक ही देश था एक समय। लेकिन ये राजनीति जो दोनों तरफ से हो रही है, इसमें भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान में भी ये एक दूसरे के खिलाफ जो बातें बोली जाती हैं, ये बंद होनी चाहिए। और आम इंसान को राहत देने के लिए कश्मीर के लोगों को, और दूसरे भी पंजाब और दूसरी जगह भी लोग प्रभावित होते हैं, ये राजनीति ख़त्म होनी चाहिए और शांति और मित्रता स्थापित होनी चाहिए। 2002 में आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके ठीक 21 साल बाद आप उस अवार्ड को वापस कर देते हैं। चर्चाएं ये होती है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था, जिसको लेकर आपको अमेरिका के हस्तक्षेप और दोहरे चरित्र को लेकर आपको नावगरा गुजरा और आपने ये सवाल उठाया और अपना अवार्ड के साथ साथ डिग्रियां भी आपने वापस कर दी। क्या कुछ कारण था?
देखिए, ये जब पुरस्कार मिला था 2002 में, तो उसी समय इसकी जो राशि थी वो तो मैंने उसी समय वापस कर दी थी, क्योंकि पुरस्कार मिलने के अगले दिन मनीला में, ये फिलीपींस का पुरस्कार है ना, तो मनीला में एक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन था। उस समय इराक पे अमेरिका का हमला होने वाला था और दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। तो मैं भी उस तरह के एक प्रदर्शन में शामिल हुआ अमेरिकी दूतावास पे। तो मैग्सेसे फाउंडेशन के लोगों ने उस पर आपत्ति की और कहा कि मैं वहाँ ना जाऊँ क्योंकि उससे उनकी बदनामी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, भारत में तो आपने मुझे परमाणु निशस्त्रीकरण पदयात्रा निकालने के लिए पोखरण से सारनाथ की आपने मुझे पुरस्कृत किया है कि भारत में मैं परमाणु हथियार का विरोध कर रहा हूँ, ये आप अच्छी बात मानते हैं, और अमेरिका जो युद्ध करने जा रहा है उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो भारत में करना है आप अपनी सरकार के खिलाफ करिए, लेकिन आप अमेरिका के खिलाफ कुछ मत करिए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो मैंने फिर उसी समय ये तय किया कि, और अगले दिन अखबार में मुझे चुनौती भी दी गई कि यदि मैं इतना ही सिद्धांतवादी हूँ जितना कि मैं चाहता हूँ कि वो माने, तो मैं ये पुरस्कार वापस लौटा के जाऊँ। तो मैंने राशि तो उसी समय लौटा दी थी। पुरस्कार इसलिए नहीं लौटाया था क्योंकि ये भारत के बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला है, मतलब जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता था। तो और वहाँ के जो बहुत सम्मानित राष्ट्रपति हैं मैग्सेसे, उनके नाम पे ये है। तो मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी कि जब आपको लगेगा कि आपकी ज़्यादा बदनामी हो रही है तो मैं पुरस्कार भी वापस कर दूंगा। और फिर मैं चला आया। लेकिन अभी जब ये युद्ध हुआ इज़राइल और गाज़ा का, और ये ठीक है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने किया वो गलत था। 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाना, 1200 लोगों को मारना। लेकिन बात 7 अक्टूबर को नहीं शुरू होती है, बात तो शुरू होती है 1947 से पहले से ना, जब ज़बरदस्ती यहूदी लोगों को लाके बसाया गया फ़िलिस्तीन के इलाके में। महात्मा गांधी का उस समय का वक्तव्य है कि फ़िलिस्तीन उसी तरह से अरब लोगों का है जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यानी ज़बरदस्ती यहूदी लोगों को ले जाके बसाना वहाँ गलत है। और उस समय 7 लाख फ़िलिस्तीनी नागरिकों को वहाँ से खदेड़ के निकाला गया, जो आज भी मिस्र, जॉर्डन और सीरिया में राहत शिविरों में रह रहे हैं। आप सोचिए, मतलब वो लोग नहीं रह रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ियाँ तो अभी तक रह रहे हैं राहत शिविरों में। और उसके बाद हमारी नीति बदलती है जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है। नहीं तो एक समय तो मैंने देखा है बचपन में, भारत के पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका में वैध नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी और इज़राइल में ये दूसरा अत्याचार हो रहा था। लेकिन अब हमने इज़राइल को मान्यता दे दी है। इज़राइल के हम सबसे बड़े ख़रीदार हैं हथियारों के, उसके साथ सैन्य अभ्यास होता है और हम उनके पेगासस जैसे जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर भी ख़रीदते हैं। तो अब हम उस तरह से इज़राइल का विरोध नहीं करते हैं। हालांकि ये इतना श्रेय देना पड़ेगा भारत की वर्तमान सरकार को कि अभी भी फ़िलिस्तीन से उसने रिश्ता बनाया हुआ है और राहत सामग्री वगैरह भेजी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका इज़राइल की मदद कर रहा है, हथियार देके, सैनिक देके, पैसा देके, और जो इज़राइल में स्थिति है, आप देखिए कि 60,000 के ऊपर लोग मर गए हैं गज़ा में, जिसमें बताते हैं कि 70% तो महिलाएं और बच्चे हैं। युद्ध का नियम होता है कि आप निहत्थे पे हथियार नहीं चलाते, लेकिन ये तो पूरा उल्लंघन है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपने वहाँ खाने पीने का सामान जाने से रोक दिया है। यानी लोगों को आप भूख से तड़पा के मार रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा अमानवीय चीज़ क्या हो सकती। तो इसीलिए मैंने फिर ये निर्णय लिया कि मैं जो अमेरिका की ये भूमिका है, क्योंकि ये बात साफ है कि अगर अमेरिका इज़राइल का साथ न दे तो युद्ध आज रुक जाएगा। देखिए, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने और कनाडा ने ये भूमिका ले ली है कि आने वाले सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में वो फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे। हालांकि ये अजीब बात है क्योंकि ये पूरा इंग्लैंड का खेल है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन में उन्होंने इज़राइल नाम के मुल्क की कल्पना की इस जगह पे।
तो ये सारा करा कराया तो उन्हीं का है। जैसे भारत पाकिस्तान आज तक जो है अंग्रेज़ों के जो देश के बंटवारे के फैसले के कारण अभी तक उसको भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उसी तरह से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लोग भी भुगत रहे हैं, जो फैसला इंग्लैंड में लिया गया था एक मुल्क बनाने का। और अभी तक फ़िलिस्तीन को एक मुल्क का दर्जा आपने नहीं दिया। बताइए कितनी अजीब बात है कि आपने इज़राइल बनाया, फ़िलिस्तीन पहले से वहाँ पे था, और संयुक्त राष्ट्र संघ में 47 का प्रस्ताव है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन नाम के दो मुल्क अब यहाँ रहेंगे, जहाँ पे पहले एक मुल्क था फ़िलिस्तीन। और आज तक इन देशों ने फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा ही नहीं दिया है। कितनी अजीब बात है। दुनिया के 148 देशों ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, हमने भी दिया हुआ है, लेकिन इन देशों ने नहीं दिया है, जो इस समय अत्याचार के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अमेरिका भी दर्जा देगा देश का फ़िलिस्तीन को, और ये झगड़ा समाप्त होगा और इसका कोई हल निकाला जाएगा। और इसका हल भी वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने भारत पाकिस्तान के बारे में कहा, वो बातचीत से ही निकलेगा। और या तो दो मुल्क बनेंगे या फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल के अंदर पूर्ण नागरिक का दर्जा मिलेगा। तो जो भी हो, लेकिन एक हल निकलना चाहिए। फिर से बिहार की राजनीति पे थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने की बिहार में? देखिए, बिहार का काम हमारे यहाँ जो महासचिव हैं धनंजय सिन्हा जी वो देख रहे हैं, और उनकी जो तैयारी है उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, हमारे साथ संदीप पांडे जी थे, और आपने सुना कि तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने बात की। इन्होंने अमेरिका भारत के रिश्ते को लेकर, भारत पाकिस्तान और भारत चीन के रिश्ते को भी लेकर बात की, और उन्होंने कहना था कि शांति समझौता अंततः होना ही हर एक युद्ध का विराम है, हर एक चीज़ का अंत है। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स।